इंडिया यूएस का अभी क्या रिलेशनशिप है? अभी जो यूएस में जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है ये मापना चाहिए। इंडिया को अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? हमने कंसिस्टेंटली 6.5% प्लस ग्रोथ रेट की है इतने साल तक। थर्ड स्पॉट में तो शायद हम आ ही जाएंगे 2-3 साल में, क्योंकि थर्ड स्पॉट में जर्मनी है, $4.7 ट्रिलियन के जीडीपी में है, और हम ऑलरेडी 4.1 तक शायद आ चुके हैं। इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो अभी कैसे एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड क्या कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं? इंडिया हैज बिकम अ वेरी हैवी इंपोर्टर ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना। चाइना टुडे इज द बोलते हैं वर्ल्ड्स फैक्ट्री। 30 या 35% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की आउटपुट जो है वो चाइना से आती है। तो आपके हिसाब से अभी कौन से कंट्रीज में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बन सकती है? सो द G7 G8 इकोनॉमीज व्हिच आर देयर। इंडिया ने एक यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो यूके विल ओपन अप एज अ मेजर मार्केट आई थिंक फॉर इंडियन कंपनीज। क्या क्या स्ट्रेंथ्स है आज इंडिया के पास व्हिच वी शुड कैपिटलाइज? एरोस्पेस इंजीनियर जो ग्रेजुएट कर रहे हैं वो कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं, वो कोई बड़ी इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर जिस तरह से खड़ा हुआ है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है। दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें मुझे लगता है बहुत बहुत हाई पोटेंशियल है हमारे कंट्री का कंट्रीब्यूट करने का, वो है स्पेस टेक और सेमीकंडक्टर्स। आज कोई स्टार्टअप चालू करते हो ये इंडस्ट्री में, कौन सी कंपनी शुरू करोगे? स्पेस में हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जो कॉस्ट में मंगलयान मिशन किया गया, उस कॉस्ट में तो शायद वो पिक्चर भी नहीं बनी थी। Google had mentioned that even US should learn from India. 10 biggest achievements of the Indian economy। वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। अभी इंडिया हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड आप यही बता रहे थे जब आप आए थे यहाँ पर, तो क्या ऐसा हुआ एंड व्हाट डू यू थिंक अभी इंडिया को अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? तो अभी तक जो पिछले 10-11 सालों में हुआ है, खास करके जो मोदी गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स लाए हैं, ये उसी का नतीजा है कि हमने कंसिस्टेंटली 6.5% प्लस ग्रोथ रेट की है इतने साल तक, और उसकी वजह से यहाँ तक हमारा जो एनुअल जीडीपी है, एनुअल आउटपुट जो है, इकोनॉमिक आउटपुट, इस स्तर तक आ गया। तो थर्ड स्पॉट में तो शायद हम आ ही जाएंगे 2-3 साल में, क्योंकि थर्ड स्पॉट में जर्मनी है, जो अभी शायद 4.7 ट्रिलियन या $4.7 ट्रिलियन के जीडीपी में है, और हम ऑलरेडी 4.1 तक शायद आ चुके हैं। तो ये जो थर्ड स्पॉट तक का जो सफ़र है वो तो शायद हो जाएगा 2-3 साल में। पर उसके बाद क्या होगा वो एक बड़ा सवाल है। उसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है अभी। उसके लिए और रिफॉर्म्स होने पड़ेंगे। भारत को एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और अपनी जगह बनानी पड़ेगी, खास करके फ्रंटियर टेक, डीप टेक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। और तभी हम थर्ड स्पॉट में जो हैं, थर्ड से जो फिर दो हमारे सामने जो रह जाएंगे कंपेटिटर्स, यूएस और चाइना, उनके साथ हमारी सीधी टक्कर होगी। तो आपने बताया तो यूएस एंड चाइना तो वो सबसे ज्यादा मेन कॉम्पिटिटर्स रहेंगे जब अगर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी तो। एंड अगर अभी के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें एंड रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद ऑल द मेजर कंट्रीज एंड इवन द नेबरिंग कंट्रीज, तो अभी इंडिया के कैसे रिलेशनशिप्स हो रहे अलग अलग कंट्रीज के साथ, एंड इसमें से कौन से कंट्रीज के साथ उनको रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने चाहिए टू लाइक लेट्स से बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो अभी सारे विश्व में अगर देखें तो मेरे हिसाब से खाली 4 ऐसे देश हैं जिनको सॉवरेन कहा जाता है, जो अपने आप में एक ट्रू सॉवरेन है। वो होंगे यूएस, चाइना, रशिया, और 4 जो हैं, चौथे में आएगा शायद ईयू। एक तरह से अगर ईयू को पूरी तरह से एक ब्लॉक जैसे देखा जाए तो वो जो 4 जो रीजन्स हैं, कंट्रीज हैं, उनको 4 सॉवरेन्स कहा जाएगा। और फिर है भारत ऑब्वियसली। तो भारत हमेशा अपने आप में एक ऐसी नीति रखा है जो सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करता है, जो हम किसी के पक्ष में नहीं रहते हैं, किसी के साथ अलायंस नहीं करते हैं। शुरू से हमारा ये एक स्टैंड रहा है कि वी नॉट अलाइंग विद एनीवन फॉर्मली, नो ट्रीटी अलायंसेस। ये एक बहुत ही छोटी ग्रुपिंग है जो अपने आप को ऐसे एक सॉवरेन कह सकती है। और मेरे हिसाब से बाकी सारे जो देश हैं वो कहीं ना कहीं ये बाकी जो 4 देश हैं इनमें से किसी के अम्ब्रेला में आते हैं, किसी के पक्ष में आते हैं। और शायद कोई भी ऐसा देश नहीं जो बोल सकता है कि हम लोग ट्रूली इंडिपेंडेंट हैं। तो इसमें अपनी जगह बनाना और उसमें टिके रहना एक कोई सामान्य बात नहीं है।
और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं कि हम आज तक जैसे रहे हैं, वी हैव बीन ट्रूली इंडिपेंडेंट एंड ट्रूली ऑन अ ओन काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरी, वी वांट टू स्टे दैट वे। तो उसके लिए जैसे मैंने कहा, हम चौथे नंबर पे तो आ जाएंगे, आ चुके हैं, और फिर तीसरे नंबर पे भी आएंगे जब जर्मनी के आगे हम जाएंगे कुछ सालों में। और उसके बाद का जो सफ़र है, उसके लिए अपने आप में एक साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बल देना, उसमें अपनी ताकत बनाना और बढ़ाते रहना, तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा। क्योंकि कोई भी देश दूसरे देशों से लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी ले नहीं सकता है, क्योंकि कोई देता नहीं है। अभी हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस थे, उन्होंने जो डिफेंस इक्विपमेंट इंडिजिनसली डेवलप किया था, उसी को उपयोग में लिया, और उसी की वजह से हमारी इतनी सक्सेस रही। अगर हम दूसरों से लेते शायद, तो शायद वो हमें नहीं मिलता रिजल्ट। कुछ जो जॉइंट वेंचर्स किए हमने रशिया के साथ, वो भी काफ़ी हद तक हमने इंडिजिनाइज किए, मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह है। और एक बार हम थर्ड स्टेज में आ जाएंगे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लेवल पे आ जाएंगे, वहाँ से आगे बढ़ने के लिए वी हैव टू गिव लॉट मोर एम्फोसिस ऑन रिसर्च डेवलपमेंट, ऑन इंडिजिनस साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्रिएशन। और वो खाली वही करने से हम जो 4.5-5 ट्रिलियन का जीडीपी रहेगा, 4.5-5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी, उसको अगर 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन तक बढ़ाना है, तो ये सारी कैपेबिलिटीज हमें इंडिया में ही बनानी पड़ेगी। और जो ये कर पाएगा, वही सारे विश्व में अपनी जो पावर है, अपनी जो स्टैंडिंग है, उसको टिका पाएगा और उसको आगे और विस्तार कर पाएगा। तो अभी इंडिया की रिलेशनशिप है जो अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो एक एक कंट्री लेते हैं एंड देन इंडिया का रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं विद दैट कंट्री एंड व्हाट इज प्लेइंग आउट इन दीज रिलेशनशिप। सो फॉर एग्जांपल अभी इंडिया, अगर इंडिया यूएस की बात करते हैं, देन इंडिया चाइना की बात करते हैं, तो इंडिया यूएस का अभी क्या रिलेशनशिप है एंड व्हाट नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड हियर, स्पेशली आफ्टर द फैक्ट दैट Trump is trying to say that everything should happen in US, manufacturing should happen in US. Apple को बोल रहा है कि now don't manufacture, like don't assemble in India, आप US में ही assemble करो etc. Otherwise there'll be like a 25% tariff. तो ये सब होने के बाद आपको क्या लगता है अभी इंडिया यूएस का सिचुएशन कैसा रहेगा? अभी जो यूएस में जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये मापना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बातें उन लोग करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, और खाली इंडिया को ही नहीं, भारत को ही नहीं, अपने सारे अलाइज को। तो अभी उनकी ऐसी एक गवर्नमेंट है जो काफ़ी बोलते हैं, जो इंग्लिश में भी बोलते हैं शूटिंग फ्रॉम द हिप। तो उन लोग कुछ कह देते हैं और फिर उसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बातें होती है, फिर एक महीने बाद और कुछ बोल देते हैं, फिर उसके बारे में कुछ डिस्कशन होता है। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस दूंगा, ना कि इसके ऊपर कि डोनाल्ड ट्रम्प ने आज क्या ट्वीट किया। क्योंकि शायद वो जो पॉलिसी है वो वहाँ तक नहीं आई जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ कहा है। तो जिस दिन वहाँ पॉलिसी आ जाएगी, उस दिन अलग स्थिति होगी ऑब्वियसली। पर अभी के समय में जो है, वो जो कह रहे हैं और उनकी जो नीतियाँ बन रही हैं, उसमें कुछ फ़र्क है अभी भी। और ये उनका एक स्टाइल है, मतलब ये उनका एक तरीका है। बहुत लोग कहेंगे कि सही तरीका नहीं है, राष्ट्रपति को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, पर ये उनका है तरीका, उसका हम क्या कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, भारत ही नहीं, इंडिया ही नहीं, बहुत सारे और जो बहुत करीबी अलाइज हैं अमेरिका के, वो सारे इसमें दबोचे जा रहे हैं उनके इस तरीके से। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है अमेरिका में, मेरे को नहीं लगता है वायबल है, और ये करना भी क्यों चाहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब व्हाई वुड यू वांट टू डू इट। ये वो बात हो गई कि अगर कोई बड़ी कंपनी है, उनका कोई सपोज कोई चाय कॉफ़ी सप्लायर है, तो कंपनी बोले कि हम इसको बिजनेस क्यों दें, हम ये टी कॉफ़ी कंपनी जो हम खुद चला लेंगे। पर क्यों चलाना है आपको, मतलब कि यू आर ऑलरेडी इन द हायर वैल्यूडेशन सेगमेंट, व्हाई वुड यू वांट टू डू दिस लो वैल्यूडेशन जॉब। मतलब आपकी इकोनॉमी जिस स्तर पे है, शायद आपको ये नहीं करना चाहिए। और यही इसका लॉजिक था कि अमेरिका ने कभी किया नहीं है, और आज ये 2025 में आके इसको उल्टेंगे, मेरे को नहीं लगता है कि ये वायबल है। मेरे को लगता है कि ये एक खाली एक पॉस्चरिंग है जिसको बोलते हैं, और ये वो कर ही नहीं सकते हैं। मतलब इट्स नॉट
possible for them to do, economically speaking. तो इसमें अभी जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और स्टेटमेंट दिया था अबाउट द स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ही वाज सेइंग दैट जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो बैंड हो जाने चाहिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, एंड उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज पे आएगा. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइक इफ वी गो इनसाइड द ब्रेन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प और इफ वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सोचते हैं और क्या उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट कि ये सब जो पॉलिसी डिसीजंस है ये सब क्यों लिए जा रहे हैं? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इफ आई मे से सो शायद कोई भी नहीं जानता है, शायद वो खुद नहीं जानते हैं. आई वुड गो टू दिस एक्सटेंट ऑफ सेइंग, बट द आइडिया इज रियली, आई थिंक वो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी जो है विच हैज बिन ट्रूली अ मैग्नेट फॉर टैलेंट. मतलब सारे विश्व से अच्छे हर फील्ड में जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए. इंडिया से भी जाते हैं, चाइना से भी जाते हैं, सारे यूरोप से जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यू नेम इट. मतलब सारे विश्व में हार्वर्ड का नाम है. और हार्वर्ड जैसी और 10-15 बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका में, इन यूनिवर्सिटीज़ के रहते अमेरिका को शायद कम से कम 5 या 7 दशकों से सारे विश्व का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग टैलेंट आता रहा है. ऑल द बेस्ट साइंटिस्ट, engineers of the world have all come to US over the decades thanks to such institutions. और इनको ही अगर इस तरह से झंझोड़ना और मतलब इस तरह से हिला देना, शायद ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अमेरिका का ही नुकसान होगा. तो हार्वर्ड ने भी कहा है कि वो यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस कर रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चले गए शायद. तो देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकलता है. पर अमेरिका के लिए शायद ये अच्छी चीज़ नहीं होगी कि उनके जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं इस तरह के, उनको इस तरह से हिलाया जा रहा है. उन्होंने भी कुछ गलतियां की है, जरूर की है. मैं नहीं कह रहा हूँ कि, मतलब मैं खुद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था, मैंने खुद ने देखा है वहाँ पे कि कैसा माहौल बन गया था जब मैं था उस समय. मतलब अगर हम सोचते हैं कि जेएनयू में एक्सट्रीमिज्म है, तो ये ऐसी कुछ आईवी लीग्स है जिनमें और भी ज़्यादा, मतलब सोच के अजीब लगता है कि वहाँ पे ऐसा कोई क्यों करेगा, पर ये सब हो रहा है वहाँ पे. हम मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है वहाँ पे बहुत ऐसे रहा है, एक तरह का लेफ्टिस्ट माओइस्ट जैसा एनवायरनमेंट. पर ऐसा माहौल जो है अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में भी बना है. ये एक फैक्ट है. ओके. तो इसी के अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रम्प हैज बिन हिटिंग देम हार्ड कि आप ये सब बंद करिएगा. तो अब इज हिज अप्रोच करेक्ट? आर स्पेसिफिक टैक्टिक्स करेक्ट? क्वेश्चनेबल, मे बी नॉट. वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्होंने क्या किया, मतलब शायद वो सारे के सारे खराब नहीं है, पर आज के दिन में उनको जो फेस करना पड़ रहा है, किसी का वीज़ा कैंसिल हो रहा है, जो ग्रेजुएट होने वाले हैं उनकी एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ गई कि क्या वो रह पाएंगे यूएस में, क्या अमेरिका उनको वीज़ा देगा काम करने के लिए, जो वो सब शायद मान के आए थे कि हम यहाँ 4 साल पढ़ेंगे, फिर शायद 1-2 साल काम करेंगे, फिर अगर हो सके तो शायद H1B वीज़ा लेके वहाँ कुछ और दिन रहेंगे. ये सब लोग सोच के जाते हैं. और अगर वो एक फंडामेंटल जो एक जो समझी हुई एक बात थी, उसको इस तरह से वायलेट कर देना और एक तरह से इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देना कि ये कैसे हो सकता है, तो शायद जो आगे सालों में जो जाने वाले लोग हैं वो 2 बार सोचेंगे एक बार कि जाना ही है क्या, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए मेरा मानना है कि शायद ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं रहेगा इन द मीडियम टर्म अगर उन लोग इस तरह की पॉलिसी से परसिस्ट किए. तो आपने बताया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आपने भी कुछ ऐसे देखा था तभी, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? तो मैं वहाँ पे उस समय पढ़ रहा था जब पहली बार डोनाल्ड ट्रम्प का इलेक्शन हुआ. Which year is this? 2015 से 17 I was there. So 2016 November, as you know, President Trump was elected for the first time. And of course, it was not an expected result. उस समय में जो presidential election result आया था, बहुत सारे लोग मतलब शॉक हो गए थे कि कैसे हुआ. पर ठीक है, मतलब हमने सोचा, मैं और कुछ और जो इंडियंस थे, ठीक है हो सकता है इलेक्शन में, हमने भी देखा है भारत में होता ही है, हम सोचते हैं कुछ और हो जाता है. तो और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में क्या होता है, मतलब कोई इलेक्ट होता है, उनका तो 4-5 साल का टर्म है, मतलब अपने यहाँ 5 साल रहता है, वहाँ पे 4 साल का टर्म है, तो कोई और आएगा फिर 4 साल बाद, या फिर अगर वो रीइलेक्ट हो जाएंगे तो फिर उनका एक कैप है, मैक्सिमम 2 टर्म्स है. तो कितना खराब हो सकता है. पर मैंने जो वहाँ कैंपस में देखा वाज रियली समथिंग आई ओपनिंग फॉर मी, कि द काइंड ऑफ environment of total gloom and doom is something which I have not witnessed. मतलब ऐसे जो you are seeing adults crying,
You are seeing people in tears, protesters in tears and going totally hysterical. मतलब बौखला गए हैं सब. और यूनिवर्सिटी से आपके पास बार बार ईमेल आ रहा है कि हम समझते हैं आपकी हालत क्या है, अगर आप चाहें तो यू कैन कम एंड पेट पपीज, वी हैव गॉट पपीज फॉर यू टू गिव यू थेरेपी. और मैं सब पढ़ के सोच रहा हूँ सब क्या कर रहे हैं लोग, मतलब क्यों? एक इलेक्शन का ही रिजल्ट ही तो आया ना अल्टीमेटली, और क्या है? मतलब ऐसा कोई थोड़ी है कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो गई, कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. अल्टीमेटली इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट एन इलेक्शन रिजल्ट. और उसके बाद क्या हुआ? 4 साल बाद दूसरे राष्ट्रपति आ गए, प्रेसिडेंट बाइडेन जीत गए, डेमोक्रेट्स वन द इलेक्शन. So what was the reaction of it, of Trump getting elected, was something which as a international student I was very surprised to see, because I guess in some ways हम अपने डेमोक्रेसी में तो देखते हैं सब कि कौन कौन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, वो आप जानते हैं. तो it doesn't really shake us in that way कि something untoward has happened or something unexpected has happened in an election. I mean, no matter how good or bad you think a person is, I really felt कि जो वहाँ पे उस समाज में जिस तरह का रिएक्शन आया was really, I thought it was over the top. एंड इसमें अभी इंडिया चाइना की अगर बात करते हैं तो यूएस चाइना राइवलरी जो हो रही है ऑन द टैरिफ थिंग, तो इससे इंडिया कैसे बेनिफिट ले सकता है, एंड इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो अभी कैसे एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड क्या कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं? तो इंडिया और चाइना का बहुत एक पुराना इशू जो है वो है जो नेशनल बाउंड्रीज कहाँ पे है. ये एक्चुअली एक फैक्ट है कि दीज बाउंड्रीज आर नॉट properly fully delineated on a map where both sides are agreeing कि yes, this is our boundary. So obviously they are making some absurd claims onto Indian territories, and India is saying wait, this is our land, ये हमारी धरती है, आप इसको कैसे बोल सकते हैं अपनी है. बट चाइना का अपना ही है, वो अपने अपने मैप बनाते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ऐसा भी है. तो ये हम हमेशा से हमारे लिए एक चैलेंज रहा है. और इसको संभालने का, इसको डील करने का तरीका अलग अलग सरकारों का अलग अलग रहा है. तो जैसे जो पहले यूपीए सरकार थी, वो पहले उन्होंने ऐसा भी कहा हुआ है कि क्या जरूरत है, वहां पे तो कुछ भी नहीं होता है, वहां पे अगर कोई ले रहा है तो लेने दो, ऐसा उन्होंने कहा है. आज की जो सरकार है, जो मोदी गवर्नमेंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया रियली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो बॉर्डर में रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, ये सारा काम बहुत बड़े स्तर पे हुआ है. बहुत बड़े मात्रा में एक इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया कि वी हैव टू बिल्ड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इस बात से शायद जो चाइनीज गवर्नमेंट है, जो सीसीपी है, वो इतनी खुश नहीं है कि क्यों कर रहे हो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब यू आर बेसिकली enabling infrastructure development, for what reason? They are having, from their perspective, suspicions about it. But from India's perspective, we think we are connecting our country. So that has been a major bone of contention in India कि how do we settle this boundary issue with China. तो उसके लिए बहुत negotiations हुए हैं, बहुत कुछ बातें हुई हर level पे. मतलब at the level of foreign ministers, at the level of 1-2 levels below them, at an official level. But it is yet to be obviously settled. At the same time, India and China, their bilateral trade relationship has gone into another orbit, where India has become a very heavy importer of goods from China, like obviously many other countries. China today is the बोलते हैं world's factory. शायद 30 या 35% of 30-35% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की आउटपुट जो है वो चाइना से आती है. So good amount of world's factories are all in China, as we know. और अगर आप कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई भी सेक्टर में, कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो चाइनीज सप्लाई चेन से अपने आप को दूर करना बहुत मुश्किल हो चुका है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है आज के दिन में. तो इसलिए एक डिपेंडेंसी भी है, पर एक एडवर्सेरियल जैसी रिलेशनशिप भी है, क्योंकि चाइना ने कोविड के समय में जून 2020 में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक सरप्राइज देके, मतलब अपनी आप सोचिए पैंडेमिक के समय में एक तरह से इंट्रूजन कर दिया ऑन टू इंडियन टेरिटरी, जो हमारी सेना ने उनको बाहर निकाला फिर, और तब से तनाव है बॉर्डर पे. तो इसलिए एक तरह का मिलिट्री टेंशन भी रहा है तब से 4-5 सालों से. और उसके साथ साथ जो ट्रेड रिलेशनशिप थी उसको दोनों तरफ से डिस्टर्ब नहीं किया गया. यू ट्रेड अपने आप में चल रहा है, इंडिया भी इम्पोर्ट कर रहा है चाइना से, और चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसर्स जो हैं वो यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं.
उसमें कुछ कुछ कर्व्स तो जरूर लगाए गवर्नमेंट ने, बट बाय एंड लार्ज वैल्यू ऑफ ट्रेड हैज बिन वेयर इट वाज और प्रॉब्ली इंक्रीज्ड ओनली. तो चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है उसको रिजॉल्व करना थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि वो जब तक बॉर्डर इशू जो है सेटल नहीं होता है, वो लार्जर कॉन्ग्रुइटी नहीं आएगी, लार्जर स्टेबिलिटी नहीं आएगी. तो अनलाइक द यूएस, वेयर ऑब्वियसली यूएस इज नॉट आवर नेबर, यूएस इज एज फार एज इट कैन बी, राइट. और ये हमेशा, इट्स ऑलवेज इजियर टू बी फ्रेंड्स विद पीपल हु आर नॉट नियर यू इन योर ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन योर नेबरहुड. अमेरिका कुछ ऐसे है. और दूसरी बात, अमेरिका में ये बहुत बड़ा फर्क है कि यूएस हैज अ वेरी लार्ज इंडियन डायस्पोरा. तो फॉर बेटर पार्ट ऑफ 50-60 ईयर्स बहुत सारे हमारे क्वालिफाइड साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बढ़िया से बढ़िया टैलेंट इंडिया का यूएस जाता रहा है. और आज के दिन में सारी बड़ी अमेरिकन कंपनीज में सीईओ लेवल पे भी और उसके नीचे भी बहुत इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं. तो उनका एक नेचुरल एक एफिनिटी है इंडिया के लिए. दे हैव नेचुरल टाइज टू इंडिया, एंड डेफिनेटली दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव बायस बिकॉज इज अ लार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी. एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक वर्ग है जो भारत से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, क्योंकि उन लोग शायद यहीं कहीं पढ़े हुए हैं, आईआईटी में पढ़े हैं, या दूसरे कोई इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़े हैं, या शायद स्कूल गए होंगे, या उनके पेरेंट्स यहाँ से आए होंगे. तो और उनका कुछ ना कुछ परिवार भारत में आज भी है. तो दोज टाइज आर रियली वेरी वेरी फंडामेंटल टाइज, और उस कारण से एक नेचुरल क्लोजनेस आती है बिटवीन यूएस एंड इंडिया. तो ये बहुत बड़ा फर्क है, आई वुड से, बिटवीन द यूएस रिलेशनशिप एंड द चाइनीज रिलेशनशिप. एंड इसमें फिर जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर भी जो चल रहा है ऑन द टैरिफ थिंग, डू यू थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया ऑन सर्टन इंडस्ट्रीज की इसके वजह से अभी इंडिया हैज लाइक अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स? नहीं, अनक्वेश्चनेबली आई थिंक खास करके कोविड के बाद बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने ये रिकग्नाइज किया है, बहुत सारी कंपनीज ने रिकग्नाइज किया है कि वी डोंट वांट टू बी कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन ओनली वन कंट्री, नेमली चाइना. तो दूसरी कंट्री कौन सी हो सकती है, या दूसरी जो कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं जिसको चाइना +1 कहा जाता है. तो इसमें वियतनाम ने काफ़ी अच्छा किया. वियतनाम खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में और कुछ और क्षेत्रों में भी वियतनाम में बहुत बढ़िया इसका एडवांटेज लिया है. उसका एक कारण ये भी है कि वियतनाम में चाइनीज़ प्रोड्यूसर्स जा रहे हैं. तो चाइनीज़ कंपनीज जो है, जब एक चाइना के ऊपर एक कोई तरह का बैरियर लगा दिया गया कि हम चाइना से नहीं लेंगे, तो वही चाइनीज़ कंपनीज वियतनाम चली गई और वहाँ से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू की. तो कुछ ना कुछ वियतनाम का एडवांटेज ये भी रहा है कि दे आर नेबर्स ऑफ चाइना वेरी क्लोजली लिंक्ड विद देम. वियतनाम इज ऑल्सो ऑब्वियसली अ कम्युनिस्ट कंट्री, and they also have that locational advantage in terms of proximity to China. और उसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपको उसी स्केल पे करना है, nearing the scale at which you have a deployment in China in manufacturing, where else do you go? Which economy offers that depth and scale? There's only one country, which is India. एक ये नेचुरल चीज़ भी है कि जो चाइना में जो पॉपुलेशन है, एक एजिंग पॉपुलेशन हो गया वहाँ पे. अपने यहाँ पे वी स्टिल हैव गुड डेमोग्राफिक्स ऑन आवर साइड. चाइना हैज ऑलरेडी गॉन इनटू एन एजिंग टेरिटरी. सो चाइना इज एक्चुअली एवरी ईयर द पॉपुलेशन इज इन नॉमिनल डिक्लाइन नाउ, whereas our population is still increasing, and we have a very large segment of young workers. तो जो लेबर इंटेंसिव जो मैन्युफैक्चरिंग है, विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, that is slowly moving out of China and into places like India in a very big way. It has also been supported by certain government policies. जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम था, PLI था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है. एप्पल ने बहुत बड़े रूप में यहाँ पे ग्रोथ की है पिछले 4 सालों में, और आगे भी करने वाला है. I know President Trump, like we discussed, has pushed back against that. But like I said, I would like to see what they do rather than what they just say or tweet. So for sure, it's a big advantage which India should exploit in terms of companies which are wanting to diversify themselves or balance themselves away from Chinese manufacturing. It's an opportunity for us, and probably the opportunity of a lifetime.
तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है एंड दे आर लाइक सम बिजनेसमैन बिजनेस ओनर्स हु आर लुकिंग फॉर सम एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम इंडिया, तो आपके हिसाब से अभी कौन से अलग अलग कंट्रीज में कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स या कैटेगरीज की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, एंड दे शुड लाइक फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ताकि दे कैन ऑल्सो हैव लाइक बेटर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम इंडिया? So talking of export opportunities from India, one has to look at the natural strengths of the country. So India has certain natural strengths in, for example, metals industry. We are one of the largest steel producers in the world. Probably, I think the second largest now after China. So even in other metals, we have good capacities. So anything to do with metal components, precision engineering, industrial goods, even for that matter, away from categories like this into areas like pharmaceuticals, which is another natural strength. So can we get into API manufacturing? Can we offer an alternative to companies to sort of shift away from China, do it in India? And again, like हमारे यहाँ पे जो medical talent की strength है, जो pharmaceutical sector की strength है, वो significant है. There is a reason why India is called the pharmacy of the world. We have not made that much of an impact in terms of innovation as yet, in terms of drug development as yet, but all the ingredients are there for us to do that. तो आगे में मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जरूर आएगा सामने. एंड एनी स्पेसिफिक लाइक कंट्रीज की 3-4 कंट्रीज यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है कि इंडिया ये कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा तो वहाँ पर लाइक ज्यादा डिमांड होगी, एनीथिंग ऑन दैट? तो जहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो हमारी कंपनीज के लिए है, वो सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज आती है उसमें. सो द G7 G8 इकोनॉमीज व्हिच आर देयर. सो अभी इंडिया ने एक यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, FTA किया है. तो यूके विल ओपन अप एज अ मेजर मार्केट, आई थिंक, इन अ सर्टेन वे फॉर इंडियन कंपनीज. Similarly, we are working very hard right now on a free trade agreement with EU, European Union. So that too will have a major, I think, opportunity. Also with USA. So US government and Indian government are in very deep negotiations, intense negotiations, from what one gathers in media. And that also, I think, partially explains the kind of poking in the eye which comes from senior administration figures who say things to probably get an upper hand in a negotiation which is going on. So I do think जैसे जैसे FTA होते हैं, जैसे जैसे हमारा ट्रेड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है बड़ी इकोनॉमीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है ऑलरेडी, तो इन सब के साथ हमारे पास एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज खुलेगी एक बड़े रूप में. तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो होते हैं तो इसमें बेसिकली टैरिफ जो होता है तो वो टैरिफ लेस होता है या टैरिफ होगा ही नहीं फिर जब एक्सपोर्ट करेंगे? तो कोई कैटेगरीज गुड्स की होती है जिसमें टैरिफ हट जाता है, और कोई में क्या होता है कि जहाँ पे बहुत बढ़ा हुआ टैरिफ है आज के दिन में, वो घटा देंगे, बहुत सब्सटैंटिवली घट जाएगा वो. तो इंडिया जब दो देश जब दो देश जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, तो दोनों इकोनॉमीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि हम ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं. हम ट्रेड बढ़ाएंगे तो टैरिफ्स घटा दो. बोथ साइड्स गिव अप समथिंग, मतलब द यूके हैज गिवन अप समथिंग, इंडिया हैज गिवन अप समथिंग, एंड बोथ द इकोनॉमीज आर अग्रीइंग दैट वी वांट टू रेज आवर लेवल ऑफ बायलैटरल ट्रेड. So let us get into this agreement. And obviously, like there are certain sectors, certain product categories, जहाँ दोनों तरफ से people want to protect their own areas. So for example, in the case of India, agriculture is a very sensitive area for us. क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो population का जो वर्ग है agriculture पे आज भी dependent है. About probably 40% of our population is directly or indirectly dependent on agriculture sector. Even though the output is only 15-16% of GDP for us, significant employment is generated in agriculture. Hence, India always protects its agriculture sector from influx of goods from abroad. Because if we have a influx of agricultural goods from abroad, what will our population do? Obviously, we are trying to diversify the economy, like reduce the share of employment in agriculture. But it remains a major point of concern for India in trade negotiations. And इसमें मैं पढ़ रहा था कि इंडिया यूके एफटी के केस में ऑटो सेक्टर इज आल्सो गोइंग टू गेट बेनिफिटेड, एंड कंपनीज लाइक JLR वो उनको भी काफी बेनिफिट मिलेगा, राइट, इंडिया यूके एफटीए के थ्रू? Definitely. I think there have been some news reports that it will be a very dramatic benefit. I don't think it will be a very dramatic benefit in that sense, because
the prices of these vehicles will not, come down by that extent, probably. But for sure, I mean, Jaguar Land Rover, which is obviously owned by Tata Motors, is an Indian company. Their manufactured cars in UK can come to India now at probably reduced duties. Hmm. So that will be some benefit to the Indian consumer. Got it. Likewise, Indian-made cars can go to UK as well. So it works both ways. I think it's a very good step for Indian economy because in particular, the auto sector has been heavily protected by India for a long time. So removing certain trade barriers in auto sector will actually enable us to get better cars at lower prices. Right. And as far as Indian economy is concerned right now, and if we talk about the strengths as well as areas of improvement for the Indian economy, we briefly touched upon the young talent that India has, which is like one of the key strengths of the Indian economy. इसके अलावा और क्या-क्या strengths है आज इंडिया के पास which we should capitalize, and weaknesses में क्या-क्या है which we should work on so that we can also become better? So strengths, I would say, is I know it's a very oft repeated point, but the size of the labor pool, demographic dividend, etc. It's a real strength in an aging world. We should see this labor pool in the context of other large world economies, all of which are in a demographic decline. So that means year on year there are fewer workers in practically every single major economy in the world. Whether it's obviously European Union, whether it is China, South Korea, Japan, even Australia, New Zealand. I mean, all of them are facing significant demographic headwinds. Whereas India still has some ways to go before we see a decline in our population. So we are going to see an increasing population for another short period of time. और उसके बाद हमारे यहाँ पे भी एजिंग चालू हो जाएगी. मतलब year to year we'll have a on average older population and also fewer number of children being born previous to where we have been. So in a sense, we are having a counter-cyclical positioning in relation to the rest of the world. So that's a very big strength, and obviously the strength will not last forever, which is why अभी का जो समय हमारे पास है, जो अगले 10 साल जो आने वाले हैं, इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ही क्रिटिकल है कि हम अपनी ग्रोथ को एक और नए स्तर पर ले जाके जो नेशनल जीडीपी जो है उसका लेवल 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएं. क्योंकि एक बार ये हेडविंड्स चालू होती है तो फिर ग्रोथ और कठिन होती जाती है. इट गेट्स हार्डर बिकॉज यू आर एसेंशियली स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड when you have a stagnant or a degrowth in the population. And what about weaknesses or areas of improvement? So harnessing this labor pool, right? So skilling the population, making sure that enough opportunities are created for it. तो जैसे मैंने कहा कि पिछले 5 से 6 दशक तक ज़्यादातर इंडियन इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स जो थे यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे. अगर आप फॉर एग्जांपल IITs एज अ होल क्लास ऑफ 2000 देखेंगे कि उनमें से कितने इंडिया में रहे, कितने बाहर गए. आई वुड गेस कि वास्ट मेजोरिटी बाहर जा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा रहे थे. क्योंकि करेंगे क्या इंडिया में? अगर आप एक एरोस्पेस इंजीनियर, आप क्या कर सकते हैं इंडिया में? ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने को. अब 20-25 साल बाद देखिए आज के दिन में जो एरोस्पेस इंजीनियर जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं, वो कोई बड़ी इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं. मतलब एक एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर जिस तरह से खड़ा हुआ है पिछले 8-10 साल में, हर तरह की अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है. आप अपनी खुद की कंपनी चालू कर सकते हैं, उसके लिए भी एंजल फंडिंग मिल जाएगी, उसके लिए भी सीड फंडिंग मिल सकती है. तो ये सारा जो एक्सपेंशन हुआ है इस इंडस्ट्री का हैज़ टोटली चेंज द सिनेरियो फॉर स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टैलेंट. तो जहाँ पे लोगों के पास एक रास्ता बिल्कुल बंद था, वो आज के दिन में हर तरह का काम कर सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि आप US जाके बोइंग में काम करिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इंडिया में आज के दिन में. सेम गोज फॉर चिप डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, even areas like biotechnology, biochemistry. All of this is now opened up for Indian talent. But we still need to go 2 levels higher or 3 levels higher. Like keep raising the bar for ourselves, और उसमें keep expanding the ambit of opportunities available. So that means we go back to certain basic reforms which are necessary for the economy to keep going on. That means easing access of credit for SMEs, widening our private markets, deepening our private markets,
making it sort of easier for compliance burden to be reduced. I mean, you're a CA, you would know what that entails today. तो ये हर तरह से इन सब चीज़ों में काम करना, ताकि जो जो बिजनेस करने के समय में जो फ्रिक्शंस आते हैं वो घटते जाएं, तो इससे इकोनॉमी में जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, और जो ग्रोथ हो सकती है वो और गति प्राप्त कर सकती है फिर। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर शायद कहीं ना कहीं जाके वी विल स्टैग्नेट. So we have to be very wary of that, because it is very easy to get trapped in this phase of growth, where let's say we अगले 6-8 साल और निकलते हैं, ग्रोथ होती है, फिर वो एक सर्टेन लेवल पे आके शायद इकोनॉमी ऐसा नहीं हो कि स्थगित हो जाए, रुक जाए. एंड इसमें अगर आपकी बुक की भी बात करें, द न्यू आइडिया ऑफ इंडिया, तो व्हाट वर लाइक द 2-3 की टेकअवेज व्हिच यू realized about India while writing that book, and क्या जिस था वो बुक का? The book, if you've read the book, you would know कि the book is essentially about the history and future of modern India. I always say that in a very succinct manner, I would put it that way. कि we are looking at the history of India, what it was, where it has been, why it has come to be the way we know it. And we also make a very strong point in the book that India is not a mere nation state. तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार लोग हैं, हिस्टोरियंस हैं, जो ये कहते हैं कि इंडिया का क्रिएशन हुआ 1947 में. बोलते हैं भारत का जन्म 1947 में, उसके पहले तो कुछ नहीं था. तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है. India is an ancient civilization. India, you can go back as long as you like. You will find mentions of the land that is India, the land that is Bharat, across civilizations of the world, be it in China, be it in the Middle Eastern region, even among the Greeks and Romans. They all talk of India as a contiguous civilizational entity. And this is over hundreds of years and thousands of years, actually. So to say that India was born in 1947 is outright false. But nevertheless, this has become it had become a fashion with certain set of intellectuals and historians. So the book made the case, I think, very firmly and very evocatively and very authoritatively, कि that is not a correct way to look at the country. In fact, anyone who looks at India that way, वो कभी इस देश को समझ नहीं पाएगा. और दूसरी इसमें जो ये हुई हिस्ट्री की बात. नाउ द फ्यूचर ऑफ मॉडर्न इंडिया, सेकेंड पार्ट जो है हमारी बुक की, दैट गोज इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन इन द कंट्री in terms of economic policy, social policy, foreign policy, and different aspects of governance. What needs to be done for India to achieve its potential? For many decades, we've known that India has not really lived up to its potential. For all the kind of historical contributions we've made in areas like science and technology, for all the amazing contributions to humanity as a whole that India and Indian people have made over the centuries, India as a nation which came into existence, as a nation state, we came into existence in 1947. As a civilization, we existed for millennia. But our journey since 1947 has not fulfilled our potential. And thus, the book is prescribing many reforms, many policies which are necessary to achieve that potential. 2-3 एग्जांपल्स दे सकते हो ये पॉलिसीज के, क्या हो गए? तो जैसे बुक में हमने कहा था प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज शुड बी रिड्यूस्ड. कौन से सेक्टर में? कोई हर सेक्टर में, एवरी सिंगल सेक्टर. देयर इज नो सेक्टर आई बिलीव व्हिच शुड हैव अ डोमिनेंट गवर्नमेंट प्रेजेंस, इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड डिफेंस. हर क्षेत्र में वी शुड गेट रिड ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज बाय वे ऑफ प्राइवेटाइजेशन. लेट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टेक ओवर, लेट देयर बी कंपैरेटिव मार्केट्स, let there be fewer entities. So, I mean, in fact, the government of India's policy was announced on this. The privatization policy which came, it said that in certain strategic sectors, उनमें से banking भी एक है, defense भी एक है. तो उन sectors में सरकार ने कहा था कि हमारी जो companies है वो 5 से कम हो जाएगी. ऐसा एक आंकड़ा दिया था कि इतनी ही कंपनी रहेगी, बाकी सारी हम निकाल देंगे. तो
मेरा मानना है कि ये होना चाहिए. We should focus on that because we have seen the results of dynamic private sector entrepreneurship for major industries. तो आपको शायद, how old are you? I'm 26. Okay, so you've not seen the telecom world of 1990s. Hmm. So there was a time in India when it was a very difficult thing to get a phone. A phone was a status symbol. So for your generation, that's just an absurd idea, right? Phone सबके पास होता है. How can it be a status symbol? But there was a time in the 80s and 90s जहाँ पे फोन नहीं मिलता था इंडिया में. कि एक कोई नेबरहुड है, उसमें एक घर होगा शायद कि किसी के पास फोन है और सारे लोग वहां आते हैं फोन करने के लिए. या एक पीसीओ कहीं पे आ गया, पब्लिक कॉल ऑफिस जिसको बोलते थे, जो 1980s में आया था, तो वहां कहीं आ गया तो लोग रविवार को फोन करने जा रहे हैं. एसटीडी कॉल करने के लिए एक बड़ी बात है. मतलब हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या कभी कभी बहुत महीनों में एक बार कोई किसी से बात कर पाता है. तो इफ यू आर अ माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम लेट्स से कमिंग फ्रॉम बिहार टू वर्क इन बॉम्बे, आपके पास कोई साधन नहीं है अपने घर वालों से बात करने का. आप चिट्ठियां लिख सकते हैं या कभी कुछ महीनों में एक बार बात कर ली तो कर ली, वो भी कुछ मिनटों के लिए. तो ये था जो गवर्नमेंट कंट्रोल टेलीकॉम सिस्टम था. उसको सुधारने में, उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में सबसे बड़ा योगदान था वाजपेयी गवर्नमेंट का. 1999 ऑनवर्ड्स जो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी वाजपेयी गवर्नमेंट ने लाई, और उसके बाद केवल 10 वर्षों में उसमें इतना बड़ा विस्तार आया कि टेलीकॉम देश के कोने कोने में पहुंच गया. और वॉइस कॉल जो थी वो एकदम से पोस्टेज स्टैंप के भाव पे आ गई कि जितना आपको एक चिट्ठी भेजने में लगता है उतना पर मिनट कॉल रेट हो गया. तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था जो प्राइवेट सेक्टर ने चलाया, ये गवर्नमेंट कंपनी ने नहीं चलाया. और ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड वी डोंट वांट टू बी इन दिस बिजनेस, एंड दे गेव लाइसेंसेस टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटेड दैट इंडस्ट्री, and today it's a multi-$100 billion industry. In fact, people will probably not appreciate that Bharti Airtel, which is one of our largest telecom companies, today is a global telecom player. It is one of the largest players in Africa. It has a significant stake in British Telecom. That group is now a major telco player globally, and it has all happened in 25 years, less than a generation probably, you can say. So that is the power of having private sector led growth in any industry. The same thing we have seen in defense in the last 10 years. So till about 2014, 2015, when the Modi government came in, there was hardly any private participation in defense industry. But the way Modi government has brought in major industrial players like Bharat Forge, L&T Defense and others into the procurement system, similarly giving a chance to startups of all sizes, early stage companies, mid stage companies, giving them contracts, giving them a chance to make something of use for security forces and armed forces, is unprecedented. So the result can be seen in the way defense exports have grown in the country. अगर आप वो आंकड़ा देखेंगे, शायद 30 या 40 गुना बढ़ चुका है एक्सपोर्ट 10 साल में. और अभी तो शुरू हुआ है. मतलब we have just got a certain I would say toehold. And this toehold is going to become a foothold, and I do think this foothold will become a stranglehold. India will be one of the biggest defense players globally as a country, and some of our companies will become absolutely massive, and it will be a surprise to everyone कि how did this happen? But it just comes on the back of proactive government policy. A decision was made that we want private sector to be a part of this. And the way the reforms were done in defense, the results are there for everyone to see. Obviously, in the last 1 month, हम सब ने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से इंडियन मेड वेपन्स, इंडियन मेड आर्मामेंट्स हैव shown the results. So one of the big kind of recommendations in that book of ours is to have privatization. Definitely, the government took a backseat on it, I feel, especially after the results of the 2024 election. So it seems like it's not sort of a priority for now, but I do believe it should be a priority. Other reforms that are recommended in the book include kind of reform of direct taxes, expansion of digitalization, many of which are already happening. I mean, in this budget,
we had seen that there was a major tax cut effected for personal income tax. So we had seen a corporate tax cut in 2019, and in this year's budget, we saw a major personal income tax cut. So that has been a major change in how direct taxes are working in the country. Obviously, indirect taxes we already saw with GST in 2017. That was a very very significant shift in how the indirect tax system operates, and frankly a whole structural change in that domain. So that whole web of, again, like, it's very hard for someone to appreciate what the old world was like once you're in the new world. It's one of those things कि किसी को समझा पाना कि वो क्या था, कि अगर आप शायद दिल्ली में बैठे हैं और आपने एक कोई वेबसाइट से कोई कंप्यूटर ऑर्डर किया, तो ट्रेडिंग इन अ वे, यू आर ट्रेडिंग inside India, you're ordering something from in your own country, but it is treated as if it is coming from a foreign country. That is the level of friction which existed. But today it is not there anymore. I remember I had bought a desktop computer, and it was held up due to some duties not being paid, due to some octroi not being paid, some crazy things like that. And I was just puzzled, why is this happening? I'm ordering something from within India. But the interstate trade frictions were severe in that pre-GST period. All of it just went on 1st July 2017. It was just gone. And reduction of those frictions itself has been a catalyst for Indian economy's growth. The taxation reforms were a very big part of what we had suggested in the book. Other sectoral reforms included, of course, the defense side, giving more emphasis on indigenous manufacturing. One more part which is just on the anvil of being implemented, जो अभी तक शायद लागू नहीं हुआ है, वो है लेबर कोड्स. तो रिलैक्सेशन इन आवर लेबर लॉज. तो इंडिया में बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज हैं. मतलब कि मैं तो ऐसे कहूँगा, और बहुत लोगों ने कहा भी है, कि दे आर एंटी एम्प्लॉयमेंट. द गोल ऑफ द लेबर लॉज इज टू प्रिवेंट एम्प्लॉयमेंट. द गोल ऑफ द लेबर लॉज नॉट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, बट शायद कहीं पे ऐसी एक विकृति आ गई है कि जो लेबर लॉज हैं ये एम्प्लॉयमेंट को ही होने नहीं देते हैं, क्योंकि वो इतने स्ट्रिक्ट हैं. मतलब इट इज़ लाइक हैविंग स्कैंडिनेवियन लेवल of labor protection, etc., without having the Scandinavian level of development. Ultimately, we have to remember we are like a per capita GDP is still on the lower side, about $2,500 a year. So we can't have such stringent requirements for operating factories and labor-intensive industries in this country. So that was another major recommendation in the book, which saw some interest and impetus from union government and state governments to reform. And labor codes have now been passed by parliament. They are now being implemented by states, happening very slowly, as everything does in India. But there has been a lot of progress made on that front. So इसमें like 5 things which you said: so privatization, reforms of direct tax, digitalization, sectoral reforms, and labor codes. Yeah. Just on the digitalization front, so do you think like some action is happening on the digitalization front in India, or there is like some more scope for digitization? No, so actually digitalization is where we've actually, I would say, hit it out of the park. India is better than the first world, I would say. If you compare the Indian economy to EU, to Japan, to even US, हमारे यहाँ payments are best in class, better than anywhere else. I mean, everyone would have used UPI, experienced the seamlessness, the frictionlessness of the ease of digital payments in India. It's really eye-opening. In fact, हमारे यहाँ जब बाहर के जो visitors आते हैं, वो भी अगर UPI कहीं अगर देखेंगे, यूज करेंगे, तो उनको लगेगा कि हम कहाँ रह रहे हैं, इतना अच्छा है. तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली इम्पैक्टफुल एक इनिशिएटिव रहा है गवर्नमेंट का, कि डिजिटलाइजेशन जिस रूप से और जिस स्केल से उतारा गया हर डोमेन में, इंक्लूडिंग इन ई गवर्नेंस. तो अगेन, लाइक earlier generation, like younger people, for many things which you are able to do online now, आपको एक गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ता था. वहाँ जाके मतलब बहुत मुश्किल से आपका काम निकलवा सकते हैं आप. अगर आप कोई ब्रोकर को रखें, अगर कोई किसी को रखें, कोई इंटरमीडियरी आएगा, वो बोलेगा मैं आपका काम कराता हूँ, यू हैव टू गिव ब्राइब्स. दैट वाज जस्ट अ रियलिटी.
It is still a reality in many ways, but we have eliminated some, I would say 80-90% of the frictions by pushing everything online. अभी भी बहुत कुछ शायद वैसे ही होता है पुराने तरीके से, पर it is exponentially worse. I mean, one of the examples of this is how easy it has become to get a passport, to renew a passport. Back in the day, you would have to request someone influential कि मेरा पासपोर्ट करा दो, कब होगा. पर आज के दिन में whether you are applying for a passport for the first time or whether you are renewing it, दोनों चीज़ें आप काफ़ी आसानी से सब कुछ कर सकते हैं. और of course, things like getting an Aadhaar, opening a bank account, opening a trading account with a stockbroking firm, all those things have been made very, very easy because of digitalization. And this is where government of India has worked closely with like regulators, with like financial institutions, and enabled all of this. तो ये कि whole of government approach रही है, whole of government, and in fact even where the sectors are involved, the leaders of those sectors, they have all made this happen collectively, and it's a very, very big achievement. So I can tell you for sure, it's faster, easier to open a bank account in India today than it would be if you were in some European country or in the US. मतलब you can set up a bank account in India in a matter of 15-20 minutes through eKYC on Aadhaar. If your Aadhaar card आपके पास है, तो आप कोई भी ब्रांच में जाइए, 15-20 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा. अगर आप कहीं, मतलब आपके ऑडियंस में जो लोग बाहर पढ़े हुए हैं या बाहर पढ़ रहे हैं, उनका अनुभव क्या है, उनसे जरूर पूछिएगा क्या होता है अकाउंट खुलने में. तो दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट व्हिच इंडिया हैज डन. और इसमें जो हमने टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, व्हाट्स कॉल्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, these technologies are very widely applicable for all developing countries and the global south. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये सारी टेक्नोलॉजीज लेके अपने जो सिमिलरली प्लेस्ड कंट्रीज हैं उनकी मदद कर रहे हैं कि आप भी करिए, आप भी आधार जैसा प्रोग्राम लाइए, आप भी यूपीआई कर सकते हैं अपने अपने तरीके से. और ये सब ओपन सिस्टम्स हैं, मतलब ये क्लोज्ड टेक्नोलॉजीज नहीं है कि अगर किसी ने इसका उपयोग कर लिया तो कोई तीसरी कंट्री का कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर. तो जैसे यूपीआई जो है इज अ ओपन सोर्स्ड प्रोटोकॉल, and anyone can emulate it for their own context and keep control of it, more importantly, in the same way that India has done. So this is a great contribution India is making to the world actually now by helping other countries digitalize. Otherwise, what often happens is, अगर आप देखेंगे जो अमेरिकन कंपनीज हैं, they are going to other countries and trying to push their own monopoly service providers. They will push you to use Visa, MasterCard. They will push you to use their own digital tech companies, and they'll try to lock you into their ecosystem. Whereas India has done the opposite. India is going to other countries and saying, you take UPI from us, you manage it, own it, control it. We'll tell you how it works. So it's a totally different way of working. Yeah. And that is creating a lot of goodwill for India internationally. So digitalization is something which the world is actually learning from India, and it speaks to what we can achieve if we kind of make a whole of government approach and a whole of society approach to solving any particular problem. So the whole push that has been achieved in financial sector because of UPI, we have managed to solve challenges of, let's say, increasing banking sector participation, deepening our financial markets by getting more and more people into SIPs, getting more and more people subscribed into having trading accounts and so on, because of the frictionless approach. I mean, today you can do everything from your phone and more. आपको कोई ब्रांच में जाने की जरूरत ही नहीं है. इसलिए शायद बैंक्स जो हमारे हैं अब ब्रांचेस भी कम खोल रहे हैं. मतलब पहले ग्रोथ मैट्रिक था कि हमने कितने ब्रांच खोले, क्योंकि वो आपकी जो बैंक की ग्रोथ है वो ब्रांच पे डिपेंडेंट है. अब क्या है, आप सब कुछ फोन पे कर सकते हैं, आपको ब्रांच की जरूरत ही नहीं है, और उसमें ब्रांच की एटीएम की जरूरत नहीं है. तो जो एटीएम बनाने वाली कंपनीज थी उनका भी बिजनेस कम हो गया एक्चुअली. ये आंकड़ों में आते हैं ये नंबर्स, क्योंकि आजकल कोई एटीएम यूज नहीं करता है. मतलब आप 2 रुपए का पेमेंट भी यूपीआई में कर रहे हैं, तो कोई क्यों जाएगा एटीएम. तो इट इज जस्ट, मतलब जितना इसकी सराहना की जाए उतनी कम है. What we have achieved is really something extraordinary, and frankly, अगर किसी ने कहा होता कि ये होगा तो कोई विश्वास ही नहीं करता. Yeah.
No, I think UPI is something which is like a revolutionary thing because even US में they like Google had mentioned that UPI is a case study that even US should learn from India, and सारे countries में like this is something which is being spoken about. बिल्कुल बिल्कुल और होना भी चाहिए मतलब दिस इज वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट्स आई वुड से इट वुड रैंक इन इफ यू मेड अ लिस्ट ऑफ द 10 biggest achievements of the Indian economy of India as a country last 70-80 years. I would say UPI is one of them. Yeah. No, I absolutely agree. It's become quite frictionless and quite seamless. Like just within 1 or 2 seconds, you're able to transfer whatever amount you want. आपने previous answer में बताया था कि one of the things which we also need to focus on is the emphasis on the deep tech, like deep tech thing, which is like the deep technology. And आप भी एक VC fund चलाते हो जहाँ पर you invest in deep tech startups. तो अभी before we talk about your best investments, अभी इंडिया में क्या ऐसे ट्रेंड्स या इनोवेशंस है जो डीप टेक इंडस्ट्री में हो रहे हैं विज़ावी ग्लोबल इनोवेशंस, लाइक जो हमको पता ही नहीं कि ये सब चीजें भी हो रही है इंडिया में? तो दो जो ऐसे क्षेत्र हैं, दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें मुझे लगता है बहुत बहुत हाई पोटेंशियल है हमारी इकोनॉमी का, हमारे कंट्री का कंट्रीब्यूट करने का, वो है स्पेस टेक और सेमीकंडक्टर्स। तो दोनों क्षेत्रों में जिस तरह की, तो डीप टेक में क्या होता है, जस्ट टू गिव अ डेफिनेशन कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी मीन व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से डीप टेक। तो डीप टेक और फ्रंटियर टेक आई वुड डिफाइन एज एनी एरिया, कोई भी जो क्षेत्र है जिसमें साइंस और इंजीनियरिंग के आधार पे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जिसमें भी आप अगर एक सिंपल वे में मैं बताऊं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेसिस पे अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, दैट्स लाइक अ डीप टेक कंपनी। तो इसमें जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जो आती है वो है एरोस्पेस, क्लाइमेट टेक, बायोटेक, सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, virtualization. So all these areas are covered under the broader umbrella of deep technology. और इसमें भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे जो engineering base है. We have a very large pool of talent in the country, highly qualified. In fact, this talent has already been working in a segment called GCCs, Global Capability Centers. Global Capability Centers are a 50 billion plus annual export industry, employing over 2 million people. And it's a very, very large segment which is employing technical talent for the R&D projects and needs of the Global 1000, Fortune Global 1000 companies. So every company from Meta, Alphabet, even players like Ford, Boeing, Airbus, Cargill, the auto agricultural giant from US, and many others, they are all running significant R&D centers in India to benefit from Indian technical talent for their own product R&D. So the question is, if all this talent is highly accomplished, can work for the best of the best companies in the world, why can't they also start ventures? Why can't they build companies in their own industries? So the reason that was not happening earlier was that private capital markets were not mature enough in India. There were many funding gaps. तो जैसे अगर कोई कंपनी शुरू करता है तो उनको एंजल फंडिंग चाहिए। तो पहले क्या था कि देयर वाज नॉट मच एंजल फंडिंग अवेलेबल। पहले एक स्कैरसिटी थी कैपिटल की, और 2-3 करोड़ रुपए रेज करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कि कहाँ से मिले। मैं बात कर रहा हूँ 2010, 11, 12 के पीरियड की। तो इसलिए क्या होता था कि हमारा जो भी टैलेंट था, अगर उनको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना था तो वो इंडिया में नहीं करते थे। Often what would happen is they would go to the US, start a company in Silicon Valley and build from there. अब क्या हो रहा है? Many of these entrepreneurs and potential entrepreneurs, they are coming and starting up in India. उनको 2-4 करोड़ रुपए एंजल इन्वेस्टर से मिल जाते हैं। बैंगलोर में मिल जाता है, चेन्नई में मिल जाता है। मतलब हर बड़े शहर में एक एंजल नेटवर्क जैसा ग्रुप्स जो हैं सब जगह आ चुके हैं, और दे आर मोर देन विलिंग टू अंडरराइट कि उन्हें दिखता है कि कहीं पे टैलेंट है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी समझ है, उनके एक सर्टन कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ये 2-3 लोग करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट उनको प्राप्त होता है। तो पहले ऐसा नहीं था, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया कंट्री में, और ये जुड़ा हुआ है फॉर्मलाइजेशन के साथ
कि अगर किसी को मतलब जो हमारे यहाँ ब्लैक इकोनॉमी थी, जिसको बोलते थे ब्लैक मार्केट या ब्लैक इकोनॉमी बोलते थे, तो दैट वुड बी रिसाइकल्ड अर्लियर इनटू कैटेगरीज लाइक रियल एस्टेट and other areas where you can basically hold assets that are yours, but keep it in rather hold assets in somebody else's name, but they are actually yours. But now because of the formalization push, जो इतना बड़ा जो एक formalization हुआ है कंट्री में लास्ट 10 सालों में, उसकी वजह से जो सेविंग्स जो है कंट्री की, जो मतलब जो सेविंग्स को इन्वेस्ट किया जाता है, वो लोग अपने नाम में कर रहे हैं, अनलिस्टेड एसेट्स में कर रहे हैं, लिस्टेड में तो कर ही रहे हैं, जैसे हमने बात की स्टॉक मार्केट में आ रहा है पैसा, उसके फ्रिक्शंस कम हो गए, पर अनलिस्टेड में भी आ रहा है। और कुछ लोगों ने बहुत जो एग्जीक्यूटिव्स थे, फाउंडर्स थे, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा भी किया स्टार्टअप के क्षेत्र में। मतलब वेल्थ क्रिएशन इज अ रियल फिनोमिनन। ऐसा नहीं है कि बस ये किताबी बातें रह गई। मतलब देयर आर इंडिविजुअल्स हु हैव मेड थाउजेंड्स ऑफ करोर्स, सम हैव मेड हंड्रेड्स ऑफ करोर्स, and even early employees in some of the better known ventures have made tens of crores, which is a life changing amount of money. तो अगर आप उतनी कमाई कर जाते हैं तो 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगाना कोई स्टार्टअप में लोग फिर करने लगते हैं। और क्योंकि आपने उसी से कमाया है, आपका एक कंफर्ट है कि मैं उसमें वापस इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली एक बायस रहता है। मतलब हम जिसमें भी सक्सीड करते हैं इन्वेस्टमेंट में, हम उसी में रहते हैं। फिर जो रियल एस्टेट में अच्छा करता है वो रियल एस्टेट में रहता है, जो लिस्टेड में रहता है, जिसने लिस्टेड में बहुत अच्छा किया वो लिस्टेड में ही रहेगा। और जिन लोगों ने देखा कि स्टार्टअप्स में या एंटरप्रेन्योरशिप में उन्होंने खुद ने एज एन एम्प्लॉई अच्छा किया या फिर एज एन एंजल इन्वेस्टर अच्छा किया, दोनों सूरतों में वो क्या करेंगे, अपनी कैपिटल लेके वापस उसी में डालेंगे, एक वेंचर फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, खुद एंजल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और वो जो एक साइकिल है वो बहुत पावरफुल साइकिल है, क्योंकि अगर फिर किसी ने कैश आउट करके 20 इन्वेस्टमेंट किए, 20 में से 3 चल गए, 3 से फिर बड़ा कैपिटल आया, फिर उसको वापस इन्वेस्ट कर दिया, तो ये जो साइकिल है चलते जाता है फिर। और ये बहुत पावरफुल फोर्स मल्टीप्लायर है फॉर द इकोनॉमी, फॉर टेक्नोलॉजी सेक्टर ग्रोथ इन इंडिया। क्योंकि मतलब जो लोग इसमें सक्सीड कर रहे हैं उनकी अपनी एक स्पेसिफिक स्किल सेट बनती जाती है, उनकी एक नो-हाउ बनती जाती है कि कैसे मैं सिलेक्ट करूं कौन सा स्टार्टअप है, उसकी मदद कैसे करूं, उसको ग्रोथ कैसे लाऊं, उनकी प्रोग्रेस में उनकी सपोर्ट कैसे करूं। तो हर तरह से वो उनका एक स्पेशलाइजेशन होते जाता है उस वर्ग में, और फिर वो उसी में रहते हैं। मतलब ऐसे बहुत लोग हैं बैंगलोर में जो ये एक तरह से शायद वो एक साइड जॉब जैसे शुरू किए होंगे या साइड एक्टिविटी जैसे शुरू किए होंगे, पर वो फुल टाइम चले गए इसमें अब। तो दैट इज बिन द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आई वुड से। तो इसमें अभी आपने टोटल कितने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया होगा थ्रू योर फंड? फंड से हमने 7 कंपनीज में इन्वेस्ट किया अभी तक। Okay. 7 में से कुछ अनाउंस हो चुके हैं, कुछ होने बाकी हैं। और हमने इन्वेस्ट किया है एरोस्पेस में, क्लाइमेट टेक में, सेमीकंडक्टर्स में किया है, रोबोटिक्स में किया है। तो वो सारे क्षेत्रों में किया है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत मैटर करती है। तो जहाँ पे भी जो डिफरेंशिएशन है वो अगर साइंस और इंजीनियरिंग से आता है, और जो नींव है उस कंपनी की वो साइंस इंजीनियरिंग से है, तो उस तरह की कंपनीज में हमें बहुत इंटरेस्ट है पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि हमारा मानना है कि जो सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन है वो साइंस और टेक्नोलॉजी से ही रहता है, और वो स्केलेबल इकोनॉमिक्स देता है फिर। एंड इसमें अगर आपके नोटेबल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, आई वाज गोइंग थ्रू योर वेबसाइट एज वेल, सो एथर एनर्जी इज वन ऑफ देम, अग्निकुल इज वन ऑफ देम। तो अगर इस पे टाइम स्पेंड करें थोड़ा कि आपने एथर एनर्जी जब इवैल्यूएट किया था तब आपने क्या देखा, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द यूएसपी एंड मोट ऑफ दैट कंपनी व्हिच कन्विंस्ड यू कि ये कंपनी में पैसा डालना चाहिए, एंड देन वील डिस्कस अबाउट अग्निकुल एज वेल। तो एथर एनर्जी से मैं सबसे पहले मिला था जब वो इंक्यूबेटर से बाहर आए थे, तो बहुत अर्ली स्टेज पे, मतलब शायद 8 या 10 लोग रहे होंगे, और ये 2014 की बात है शायद, मेरा पहले जो उनसे संपर्क हुआ। जो शुरू के जो राउंड्स थे उसमें मैं कारणवश नहीं कर पाया इन्वेस्ट, जो मैं जानता था फाउंडर्स को, बट आई वाज नॉट एबल टू इन्वेस्ट फॉर वेरियस रीजंस। तो हम लेटर स्टेज राउंड्स में आए, हम ग्रोथ राउंड्स में आए, पर हमारी रिलेशनशिप फाउंडर्स के साथ काफ़ी सालों से है अब। और हमेशा से मैंने जो एथर में यही देखा कि उनका एक बहुत
स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस था रिसर्च डेवलपमेंट और प्रोडक्ट इनोवेशन पे। तो हमेशा उनका ये था कि हम सबसे अच्छी बाइक कैसे बनाएं और उसके लिए हमें क्या करना है। तो उसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बैटरी केमिस्ट्री में, सॉफ्टवेयर में, हर एरिया में उन्होंने एक बहुत मतलब एम्फोसिस देके, बहुत बल देके बहुत सारी नए इन्वेंशंस किए जस्ट टू मेक इट बेटर एंड बेटर। मतलब दे नेवर सेड कि वी आर मेकिंग अ बाइक सो लेट मी बाय दिस फ्रॉम दिस कंपनी, बाय दैट फ्रॉम दैट कंपनी, कुछ ले जोड़ के एक असेंबली कर दी और बाजार में उतार दिया। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया आज तक। In fact, I would say their IP portfolio really speaks to how they work on product development, and they would be probably the best two-wheeler electric vehicle company on the planet because of all the deep research and development work they have done over the last decade. It is something really unprecedented in India, and the fact that they have taken something from uh, basically a college campus incubation to a listing in public markets is something extraordinary. In fact, I was telling the founders of Ether that even your IPO you've done at a time when almost a war-like situation is there in the country, and that is also one of the firsts. It remains the first and only IPO, I think, of FY26. Market conditions, as you know, have been quite difficult. पर ऐसे समय में भी एक IPO पूरा कर देना, 3,000 करोड़ के लगभग बाजार से उठा लेना, कोई मामूली कंपनी नहीं कर सकती। एंड आपको ऐसे क्या लगा कि ओके स्टार्टिंग में आपने सोचा कि अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, बट देन बाद में क्या ऐसे चेंजेस हुए कंपनीज में विच कन्विंस्ड यू कि चलो अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, टू बी क्लियर, आई ऑलवेज वांटेड टू इन्वेस्ट। अच्छा, ओके। बट देयर वर डिफरेंट डायनामिक्स, मतलब कि स्टोरी फॉर सम अदर डे, व्हाई वी मिस्ड आउट ऑन 2-3 टाइम्स। बट इट रियली वाज ऑलवेज अ फैंटास्टिक कंपनी। आई मीन, जब हम इन्वेस्टेड नहीं थे तब भी मैंने एक छोटे रूप में हमेशा किसी भी तरह से अगर मैं कुछ कर पाया, मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं कर दूं छोटे रूप में, मतलब कुछ कनेक्शन कर देना या फिर just staying in touch with founders and keeping sort of the relationship and seeing what we can do together. Because I was always convinced. In fact, my strong belief when I first met the company was that this is going to work. I really felt it. Okay, got it. But tell me one thing. So, what do you think was the unique customer insight that Ather had, which none of their competitors had? So, what happens often is कि when a new technology or a new sector opens up, let's say electric vehicles opens up, a lot of people jump in for the wrong reasons also. ये स्वाभाविक है, मतलब कि जैसे कोई क्षेत्र में तेजी आती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं बहती गंगा में हाथ धोने के लिए. So that is just a reality of how markets work, right? The really distinguishing factor in Ather, जो उस समय भी था, आज भी है, हमेशा था कि how do we make something better? How should we make our product something which is good for the customer, which suits Indian conditions, which works than what other companies are offering, works better than what other companies are offering. Now that's not a trivial challenge. अगर आप कहीं से कुछ उठा के, कुछ काट पीट के एक बाइक बना देंगे और उसको बाजार में उतार देंगे, तो वो शायद ठीक है कुछ दिन चल जाएगी, पर उसमें सर्विस इश्यूज आ जाएंगे. अगर मुंबई या बैंगलोर में बारिश हो गई तो वो बारिश में शायद खराब हो जाएगी बाइक. अगर सड़कें थोड़ी इतनी अच्छी नहीं हैं तो उसका सस्पेंशन शायद चलेगा नहीं इतने दिन. तो जो इम्पोर्टिंग का काम है बेसिकली हमारे देश में चल नहीं सकता. अभी हम बैठे हैं मुंबई में, आप देख सकते हैं कितनी बारिश है बाहर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ हमेशा ये रिस्क रहता है कि एक्सपोजर ऑफ बैटरी टू द एलिमेंट्स, especially water, that's a major challenge, for example. So how do we address such challenges? A company like Ather has always worked bottom up and figure it out piece by piece and crack those challenges without making compromises. अब पहले मैंने कहा कि बहती गंगा में हाथ धोने बहुत लोग आते हैं. कुछ 3-4 साल पहले शायद 50 या 60 ईवी कंपनीज थी, टू व्हीलर ईवी कंपनीज. हर तरह के लोग आ रहे थे. कोई 40,000 में बाइक बेच रहा है, कोई 60,000 में बेच रहा है, और वो कितनी दिन चली बाइक और क्या हुआ उसका कौन जानता है.
पर इथा ने क्या किया, इथा ऑलवेज हैड अ एम्फोसिस, वी वांट टू मेक अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. And the simple insight you said ki, what was the insight into this thing? My belief is the insight was, if we make something good, people will pay that extra for a better product, which was, I think, a unique insight, because mostly people see India as a highly value conscious, price conscious consumer economy, and people assume कि यहाँ पे कोई देगा नहीं पैसा. पर इथा का हमेशा ये मानना था कि अगर हम कुछ अच्छा बनाएंगे और उसको थोड़ा सा महंगा भी करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप नए सिरे से बना रहे हैं तो उसका एक सर्टन एक्सपेंस रहेगा, तो उस एक्सपेंस को पूरा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा चार्ज करो, पर एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हो. एंड और वो बहुत क्लियरली आता है. अगर आप उनके कस्टमर रिव्यूज़ देखेंगे, उनका जो फैन बेस बन गया है, मतलब ऐसा कहाँ होता है कि कोई टू व्हीलर कंपनी कोई प्रोडक्ट निकाल रही है और उसके फैंस भर रहे हैं, हजारों लोग, मतलब लोग लिटरली ऐसे अपने परिवार को लेके आते हैं. Oh, is it? हाँ, आप कभी हो तो जाइएगा उनके प्रोडक्ट रिवील में. People are literally coming with their families. Why are you coming? It's like a scooter, right? At the end of the day. So what is the excitement about? That just tells you how much passion people have developed for the product. तो मतलब ये प्रोडक्ट लॉन्चेस में, लाइक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में सारे लोग ऐसे आते हैं? इकट्ठा होते हैं ऐसे. तो उनका एक बहुत बड़ा फैन बेस बना हुआ है कि people who are really passionate and have that affection for their scooters, they will often come with their families. बट कैसे पॉसिबल है, लाइक मतलब कोई भी बाकी कोई स्कूटर कंपनी तो ऐसा नहीं कर पाई है, कैसे कम्युनिटी बिल्ड कर दिया ना ये. Exactly. So they have built this community very successfully, और that passion is visible. If you're there at one of the launch events जो उनके होते हैं, आप खुद ये देख पाएंगे. ओह नाइस. ये तो एकदम वैसे एप्पल जैसे हो गया. एप्पल के जो भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं तब वैसा कुछ है, डेफिनेटली है. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड नेक्स्ट कंपनी इज अग्निकुल कॉस्मोस, राइट? तो हाँ. इसमें ये क्या करती है एग्जैक्टली, एंड इसमें आपने क्यों इन्वेस्ट किया, क्या देखा था इन्वेस्ट करने के पहले? तो अग्निकुल भारत का एक स्पेस टेक पायनियर है. दे आर इन अ नटशेल, दे आर ऑफरिंग लॉन्च सर्विसेज फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स. तो पहले मैं बात करता हूँ कुछ स्पेस के बारे में, मतलब व्हाट इज स्पेस इकोनॉमी, उसमें क्या हो रहा है. तो स्पेस इज रफली डिफाइंड, मतलब अबव 100 किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड, मतलब फ्रॉम अर्थ अगर आप 100 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे, दैट इज रफली वेयर स्पेस बिगिंस. To just give a comparison, Mount Everest is about 8.5 kilometers. Outer space begins at 100 kilometers and beyond. और outer space में low Earth orbit जो है, that is roughly below 2000 kilometers. और low Earth orbit जिसको बोलते हैं is where the maximum concentration of space activity is. तो मतलब वहीं पे आजकल maximum launches हो रहे हैं. स्पेस स्टेशन वगैरह जो हम पढ़ते हैं जिसके बारे में कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और कोई स्पेस स्टेशन है, सब कुछ उसी लेवल पे है, मतलब बिलो 2000 किलोमीटर्स. और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस वगैरह भी काफ़ी कुछ वहाँ पे होते हैं. तो अग्निकुल एक कंपनी है जो बेसिकली स्मॉल सैटेलाइट्स जो होते हैं रफली बिलो 300 to 400 kgs, जो स्मॉल एंड माइक्रो सैटेलाइट जिसको कहा जाता है. मतलब कोई सैटेलाइट्स होती है जो बहुत बड़ी होती है, विच आर लाइक वेरी लार्ज, वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स बेसिकली, और फायरिंग देम इनटू स्पेस. But small satellites are basically below 300 kgs, let's say. So if a customer, be it government, private sector, anybody else, wants to send a satellite to space, they go to Agnikul, they book a launch slot with Agnikul, और Agnikul उनका जो पेलोड है जिसको कहा जाता है, उस सैटेलाइट को या उस पेलोड को स्पेस में पहुंचा देता है. तो ये है उनका बिजनेस. तो इसमें बहुत छोटी मात्रा की हैंडफुल ऑफ कंपनीज है ग्लोबली जो ये कर पाती है, और अग्निकुल उन सब में से इंडिया में सबसे प्रोमिनेंट है शायद, मतलब द मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी फ्रॉम इंडिया सो फार प्रॉब्ली वुड बी अग्निकुल कॉस्मोस. दे हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट. मतलब उनका जो इंजन है वो 3D प्रिंट होता है. इसका मतलब ये कि उसमें कोई असेंबली नहीं है. आप 3D प्रिंटर से पूरा का पूरा रॉकेट बना रहे हैं, और उसका एडवांटेज ये है कि आप बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और फास्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग, रैपिड लॉन्च. और इससे क्या होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी होने से जो स्पेस इकोनॉमी का जो स्केल है वो बढ़ता है.
तो इसका अगर मेरे को एनालॉजी देना पड़े, ऐसे सोचिए कि जब हमारे पास 2G था, तो 2G डेटा में आप क्या कर सकते हैं? मतलब लिमिटेड यूज़ केसेस हैं। शायद मैसेजिंग हो पाएगी, कुछ ईमेल हो पाएगा। पुराने ज़माने में जो ब्लैकबेरी था, उसमें खाली टेक्स्ट बेस्ड ईमेल और मैसेजिंग चल रहा है, जो 1G, 2G जो बहुत स्लो जैसा इंटरनेट है। तो जब आप अगर 4G, 5G में आते हैं, जो बहुत फास्ट डेटा आ गया, तो उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने फ़ोन पे, जो पहले 1G, 2G में शायद नहीं कर पाते थे। तो 4G में आप वीडियोज़ देख रहे हैं, आप मल्टीमीडिया शेयर कर रहे हैं, मैसेजिंग में बहुत कुछ वीडियो कॉलिंग हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप गाड़ी में बैठे-बैठे कर सकते हैं या कोई भी ट्रेन में बैठे-बैठे कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो uh, essentially what happens when you can rapidly go to space and frequently go to space without any wait times? The market will expand. I think that is what Agnikul is going after. The space economy right now is in a very early stage of evolution, and it will continue to grow rapidly. One of the biggest demand vectors जो जहाँ से मतलब कौन लॉन्च करना चाहता है सैटेलाइट, अगर हम उसके बारे में बात करें, आज के दिन में कम्युनिकेशन सैटेलाइट जा रही है और बहुत जल्दी टेलीकम्युनिकेशंस जाएगी। मतलब जो टेलीकॉम जो है, वो स्पेस बेस्ड होने वाला है। खाली टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से नहीं, स्पेस बेस्ड नेटवर्क्स भी जुड़ेंगे इसमें। मतलब आपने सुना होगा स्टारलिंक क्या कर रहा है। स्टारलिंक जो स्पेसएक्स ने चलाया है, तो वो एक बेसिकली स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस है कि आप विश्व में कहीं पे भी हों, कोई भी, यू कैन बी ऑन अ रिमोट आइलैंड और किसी मतलब आप पहाड़ में चले जाइए, मतलब क्लाइंब सम माउंटेन एनीवेयर इन द अर्थ, बेसिकली you are able to get internet. That is Starlink. So soon what we will have is basically space-based telecom and internet service. So you will always be connected. स्पेस में जाओगे तो वहां पर भी आपको इंटरनेट होगा ऐसा? नहीं, मतलब anywhere on earth. हाँ, ओके। मतलब जैसे अभी के समय में अगर आप कोई रिमोट पार्ट्स में चले जाएं, जहाँ पे शायद वो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क नहीं है, लाइक देयर इज नो टेलीकॉम टावर और समथिंग नियर बाय, और आपका कनेक्टिविटी नहीं है कोई कारण से, तो इंटरनेट वीक है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, उस तरह की जो इश्यूज आते हैं, मतलब ज़्यादातर तो हट गए हैं सारे इश्यूज। वॉइस के लिए तो हट गए हैं, शायद टेलीकॉम या डेटा के लिए नहीं हटे हैं, पर वॉइस के लिए तो हट गए हैं। पर फिर भी मतलब ऐसे कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। तो नाउ स्टारलिंक इज एन ऑफरिंग व्हिच इज एड्रेसिंग दैट, एंड सून आई थिंक मोर टेलीकॉम कंपनीज विल एड्रेस दैट, including the telecom companies of India. So what will happen is you will see telecom companies going to launch service providers and telling them कि I want to launch 5,000 satellites, 8,000 satellites, whatever. And companies like Agnikul will fulfill that demand. That's one type of demand. There will be many other types of demand which are coming up as the space economy grows. Because once you open the access to space, so what will be done over there is up to an entrepreneur's imagination. So think of it like a basic infrastructure which is being opened up. अब वहां पे लोग क्या करेंगे? People will really think, apply their minds, get very creative once that channel is open. Who could have thought that? I mean, YouTube itself, right? The phenomenon that it has become in India last like 8 years. It's because of the availability of mobile data. आज के दिन में कोई यूट्यूब चैनल्स तो इतने बड़े हो गए हैं कि दे आर बिगर देन टेलीविजन. So similarly, there will be applications, use cases which are coming up in space, which today we have not even imagined. एंड और ये कैपेबिलिटी भारत में होना, मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सपोज ऐसी कंपनी नहीं होती इंडिया में, तो हमारी जो कैपेसिटी है स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने की, वो भी कहीं घट जाएगी. क्योंकि जैसे मैंने कहा, दिस इज अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट टू गेट टू स्पेस इकोनॉमी. तो जैसे डीप टेक जो इंडस्ट्री है पूरा, अगर आप आज कोई स्टार्टअप चालू करते हो ये इंडस्ट्री में, तो क्या आइडिया के साथ आपको लगता है आप कौन सी कंपनी शुरू करोगे, एंड व्हाई डू यू थिंक दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी कैन बिकम सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री व्हिच इज क्वाइट बिग इन सेल्फ? नहीं, डीप टेक, फ्रंटियर टेक, ये सारे जो इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं, इनमें एक तो बात यह है कि जो भी इसमें एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, ये जरूरी है कि आप अपने खुद के स्किल्स, खुद के ट्रेनिंग को अलाइन करें जो आप करने जा रहे हैं उसके साथ. क्योंकि जैसे कि अगर आप कहीं ना कहीं ये मैटर करता है कि कहाँ तक आपकी ट्रेनिंग है उस फील्ड में. इफ़ यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर,
then you may or may not be a very successful entrepreneur in biotech. I mean, there are people who have crossed over both ways, but generally, I think somewhere aligning your sector of choice with your training, with your interest, with your passion is always obviously goes without saying. It helps. तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि इसके साथ जुड़ना चाहिए कि इंडिया में क्या गैप्स हैं, मतलब इंडियन इकोनॉमी में क्या वीकनेसेस हैं जिसको पूरा किया जा सकता है, और इंडिया की स्ट्रेंथ्स क्या है. इस स्पेस में हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. मतलब ये तो सब जानते हैं कि जो कॉस्ट में मंगलयान मिशन किया गया, चंद्रयान मिशन किया गया, उस कॉस्ट में तो शायद वो पिक्चर भी नहीं बनी थी. जो पिक्चर का बजट था उसके कम बजट में वी हैव सेंट मिशंस आउट. The Hollywood budgets are actually higher than what our space mission budgets are. So India's competitiveness, India's capacity is very, very high in space. Similarly, India's capacity is very, very high in chip design. Another area where I feel people are going to be really surprised. लोग शायद बहुत चकित रह जाएंगे कि क्या क्या होता है यहाँ पे. तो इसलिए एक तो ये है कि खुद की जो स्किल्स कैपेबिलिटीज है उसके साथ जुड़ें, उसके साथ अपने प्रोजेक्ट को जोड़ें, और जो कंट्री की जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके साथ जोड़ें. Who is one deep tech founder according to you everyone should know of and why? So among Indian founders, especially I would say Tarun Mehta and Swapnil Jain of Ather. Okay. So both of them have I think accomplished something extraordinary. And they have done it in the right way by, like I said, focusing on the right things, building the right type of product, and they continue to sort of do that. Obviously now Ather is a public company, तो listed format में भी उन लोग उसी तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए है सबको. And global? Internationally hard to sort of name anybody, but obviously one always thinks of Elon Musk, and also of Steve Jobs, both of them. I think Steve Jobs has much more to teach us than Elon Musk. And one book I would highly recommend is a book called Becoming Steve Jobs. So this is a biography of Steve Jobs and presents a really, I think, deep and a much more expansive picture of Steve Jobs, the person. This is different from that Isaac Walter. It's different. It's different from the Walter Isaacson book. Okay. Isaacson की जो book है, मेरे को लगता है काफी कुछ उन्होंने caricature कर दिया है. वो एक तरह से काफी distorted picture है, if you ask me. I believe Becoming Steve Jobs is a much better book. Okay. Because it really tells you how Steve Jobs evolved in his entrepreneurial journey from being a very young founder of Apple to coming back as the CEO of Apple. और उसके बाद उनका खुद का जो एक evolution था वो कैसे हुआ over a 30-year period. Got it. And Steve Jobs versus Elon Musk, you said that Steve Jobs ज़्यादा सिखा सकते हैं. So any idea, any like teachings or any learnings that you've had from both these entrepreneurs, और क्या सीखा है अपने दोनों entrepreneurs से? नहीं, so I would say Apple is one company I've studied very deeply. I've myself been a long time fan of the company and its products and the way it works actually. And I think the greatest creation of Steve Jobs was Apple the company. तो Apple जैसे structured है, the way it works, the culture it has, the organization it has created, rather Steve Jobs has created, that's something worth studying. It's not your typical large corporation. So it's worth reading books like Becoming Steve Jobs and other things about Apple to understand what it takes to do hardware innovation. I think some of the most prominent founders in India also have drawn a leaf from that book, including Hit Energy. Oh, nice. तो ऐसे 2-3 कोई key insights वो books है जो आपको याद है, Becoming Steve Jobs, which really helped you in order to like. No, so it didn't help me directly in that sense, but it's just something which one learns about the evolution and journey of an entrepreneur. Obviously, Steve Jobs himself in his life, he faced many setbacks. We always see him as the greatest entrepreneur, technologist of all time and so on. पर अगर आप उनका जीवन काल देखेंगे
1980 से लेके 1990s तक जो 15-20 साल उनके जो गए, they were very difficult years. He had created an industry and basically been sidelined from his own company, thrown out of his own company, right? Like literally ejected. And then for many years he was in the wilderness. Ki what to do next? Kya kare? Kya nahi kare? Kind of drifting away. People saw him as a has-been. कि कुछ किया था फिर अब और कुछ नहीं कर पाया उसके बाद. So it was a very difficult period that he had for a long time. And the recognition that he started getting 2003, 4, 5 onwards was also like it came after many years of intense work, effort being done at Apple. And it's worth learning from that actually. The output is what we all see. He held up the iPad, he held up the iPhone. But how did that happen? The backstory is what is actually more interesting. Yeah. I recently read one of the tweets that you had also reposted. It was a newsletter which said that new things are never popular at first, and it spoke about how Apple was always coming up with new things, Bilkul. but they were Yes. never popular, and they were in fact criticized by a lot of media articles as well. All the time, yes. Yeah, I was just reading like when they launched iPhone with the keyboard which was on the screen, they were told that this is not going to work. It's not going to be an email machine. One of the largest competitors, the CEO of Microsoft, actively mocked them. Yeah. And a lot of people. Steve Ballmer. Steve right? Ballmer, yes. And it was always a question, right? Like it was a big risk. I mean, today it seems obvious to us. Ki how else could a phone be? But that speaks to the success. The pervasive success of iPhone as a product. Ki no one thinks of it any other way. Like it seems weird to think ki there's a physical keyboard. Why? So that is the nature of any big success. Ki it becomes so pervasive, we take it for granted. Yeah. So often some of the things we take for granted in life, it is because it has become something is highly successful and it kind of fades into the background. I've always said this also. We stop thinking about them because they're so good and so successful. Yeah. No, I remember. I think that the same video where Steve Ballmer mentioned that the new phone is of $500, our phone is for $99, and like there's no way they're going to sell, etc. And frankly, even Apple had very modest goals. I remember if you look at the original presentation which Steve Jobs made, I think he had said our goal is to sell, I think it was 10 million units, which is 1% of the global market. He said that's our goal. We'll see what happens after that. So one of the great learnings I think from Apple is they always set goals, or they have set goals like that, which are within the realm of possibility. And obviously from 10 million units as a target when they launched in 2007, I don't know how many hundreds of millions of units have been sold since then, probably a few billion units. But it all started with like a small goal and a clear target. We are doing this much. Thanks so much for doing this. It was super insightful, super interesting to talk to you. And I'm sure audience is going to learn a lot from this conversation. Thank you for having me. Thanks a lot. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.